मैं समझता हूँ हिंदी इंग्लिश वाले किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई हिच हो या समझने में दिक्कत हो तो पूछ लेना, मतलब परेशान मत होना इस चीज में कि हम कैसे पूछें, इससे कोई परेशानी नहीं। यहां पहले दिन जब हमने शुरू किया था We the people of India, that is the basic concept behind Indian Constitution and the nature of the Indian democracy. यहां से हम क्या लेते हैं बहुत संक्षेप में देखें। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम व्यक्तियों के माध्यम से, भारत के नागरिकों के माध्यम से बना। पीपल ऑफ इंडिया का इट मीन्स those people who are the citizens of India have given themselves, नीचे की तरफ जब पहुंचेंगे तो given themselves होगा। हम अपने आप को इस संविधान को प्रदान करते हैं। तो इससे एस्पिरेशन निकलती है सबसे बड़ी वी द पीपल ऑफ इंडिया से कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दो शब्द हालांकि हमने प्रियम्बल में डाले हैं, लेकिन यहां हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को हम जनतंत्र कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तंत्र का मतलब एक ढांचा, एक सिस्टम। वी आर प्रोवाइडिंग अवर सेल्फ ए सिस्टम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इसीलिए हम दे रहे हैं अपने लोगों के लिए, लोगों द्वारा और व्यक्तियों के लिए। तो ये सब कुछ इसमें एस्पिरेशन इसके अंतर्गत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स इज, कहां से लिया गया? यूएसए। अमेरिकन संविधान में 1757 या 87 कॉन्स्टिट्यूशन बना अमेरिका का, और वहां से हमने इसे ड्रॉ किया। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, यूएन चार्टर पढ़ते हैं, तो यूएन चार्टर में भी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसलिए हमें याद रखना है वी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इसके साथ साथ लिख लेना यूएन चार्टर, क्योंकि हमारा एस्पिरेशन यूएन चार्टर से ज्यादा ये रहा, इसीलिए जब भी कई प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है तो हमें कंसीडर करना है यूएसए। अब इसके साथ दूसरी चीज आई कि हम क्या कहने का प्रयास करेंगे, कैसा भारत। जब आप छोटे छोटे से पैदा हुए होंगे, माँ बाप ने निर्धारित किया होगा ये बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और उसके आधार पे क्या रखा, उसका नाम रख दिया। हर एक का नाम किसी अर्थ के साथ है, बिना अर्थ के नहीं है। एट द टाइम व्हेन वी वर एडॉप्टिंग अवर न्यू सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें चलने का ढंग बताता है, देश को कैसे चलाना है। उन रूल्स को किसी लॉ ऑफ लैंड की तरह से हम कहते हैं, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बाय विच वी कैरी ऑन अ नेशन। उसके अंतर्गत दिए गए सिद्धांत। अब क्या हमारे एस्पिरेशन है, यहां में बहुत विशेष रूप से देखना है। पहली लाइन हमें ध्यान रखनी है, बहुत लंबा समय इसमें नहीं लूंगा क्योंकि पहले इसमें लंबा समय हो चुका है, जिससे कि आपका कोर्स कहीं तक तो पहुंचे कम से कम। सबसे पहली चीज हम यहां प्रयोग करते हैं सोवरेन। संप्रभु।
एक मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप भले हिंदीवादी हो इंग्लिशवादी हो, लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए दोनों में। ट्रांसलेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो हिंदी वालों से मैं कहूंगा वो इंग्लिश वाले सब जरूर लिखें, इंग्लिश वालों से कहूंगा हिंदी वाले जरूर लिखें, क्योंकि दोनों टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। हम यहां से शुरू करेंगे संप्रभु से, इसका अर्थ भी बताएंगे, कई सारी चीजें देखेंगे। पहली चीज हमने लिखा सोवरन। इंडिया इज ए सोवरन कंट्री। सोवरन का क्या अर्थ है बहुत संक्षेप में बता दूं, केस को बाद में दूंगा। सोवरन का मतलब है वी आर फ्री टू टेक अवर ओन डिसीजंस। वी आर नॉट बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ अमेरिका, वी आर नॉट बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ इंग्लैंड। अब तक थे 1947 तक वी वर बाउंड बाय द ऑर्डिनेंसेस एंड द ऑर्डर्स एंड द रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन हमने घोषणा की कि हम सोवरन होंगे, स्वतंत्र होंगे, हम अपनी निर्णय स्वयं लेंगे। कौन से निर्णय? मेरा देश के अंतर्गत किस तरह का शासन हो, हम यहां अपने अंतर्गत लॉ कैसे बनाएं। तो स्टेट को इस शब्द के माध्यम से एक शक्ति मिलती है कि हम अपने नागरिकों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए किस तरह का कानून बनाएं। उसमें हम किसी अन्य से आबद्ध नहीं, बस इसका एक प्रोविजो है। यदि हम डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, लेकिन वहां उसको लागू करने के लिए भी एक चीज जरूरी है कि संसद की स्वीकृति आवश्यक है। हमने वहां लिखा है वी शैल बी अबाइड बाय अवर ट्रीटीज इन यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो ट्रीटी होती है, मल्टीनेशनल ट्रीटी होती है, कन्वेंशंस हैं। भाई सेमिनार हुई, मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया, तो संकल्प लिया गया, उससे हम आबद्ध होंगे। लेकिन उसके लिए भी हम संसद में कानून पास करते हैं, तब आबद्ध होते हैं। बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल, बहुत गहराई तक समझ में आए तो परेशान मत होना, क्योंकि वो लीगल चीजों से ज्यादा जुड़ा है। हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है बेटा? वैश्वीकरण, टेम्परेचर से नहीं, वैश्वीकरण मतलब व्यापार का विश्वव्यापी चीजें फैले, वैश्वीकरण। और उसके लिए यूएनओ ने एक कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें कहा कि भाई जो है भारत में विवादों को जल्दी, या हर देश में विवादों को जल्दी निस्तारित करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, भारत से कुछ माल अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, पाकिस्तान जाता है, वहां से भारत आता है, तो उनके बीच में जो विवाद हों उन्हें जल्दी से निस्तारित किया जा सके, तो इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हर देश को अपने यहां करनी चाहिए। कहां कन्वेंशन कौन सी हुई? यूएनओ वाली। उसे हमने इनकॉर्पोरेट किया पार्लियामेंट के माध्यम से। अब बिकॉज व्हाट वाज द नीड ऑफ द पार्लियामेंट? बिकॉज वी आर सोवरेन। विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वी कांट implement that particular convention of UNO2। उसके लिए प्रक्रिया हमने रखी कि सोवरेन कब होगा? जब भारत में हम उसे कब लागू करेंगे? जब भारत की संसद उसे पास कर दे। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोवरेनिटी। हम अपने निर्णय स्वयं लें। केसेस लिखाऊंगा, एक केस दूंगा इसमें, ज्यादा नहीं दूंगा यहां, क्योंकि वो कई बार पूछा जाता है सोवरेन किसके अंतर्गत कहां डिफाइन किया गया, इस संदर्भ में देखेंगे। दूसरी चीज सोवरेनिटी के साथ आती है हमारी, दूसरा क्या लिखा था? समाजवादी आ गया सेक्युलर, या सेकुलर आ गया, या डेमोक्रेटिक? सोशलिस्टिक थर्ड में आना चाहिए। सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट और समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या है? कि सबके पास मिनिमम आवश्यकता की चीजें उपलब्ध हों। एक व्यक्ति के जीने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है वो उसके पास होनी चाहिए।
और इस स्थिति को यह रखा गया सेकुलर। जी, इसे पंथ निरपेक्ष कहेंगे। और ये समाजवादी। समाजवादी तो कई चीजों में शामिल है, पार्टीज में कई सारी समाजवादी, गणतंत्र या समाजवादी पार्टी अपने आप में, सपा, वो इसी ऑब्जेक्ट से बनाई गई थी। लोहिया जी ने जो समाजवादी विचारधारा को लाने की बात करी तो उन्होंने इसीलिए लिखी थी कि सबको जो है समान स्तर पर रखा जाए, सबकी जो मौलिक आवश्यकता है वो पूरी हो सके। और आजकल ये जो सेकुलर शब्द है ये केंद्र में है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? पढ़ेंगे, इसे करेंगे, क्योंकि पहले मैं ये बना दूं पूरा चार्ट, फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि हर शब्द के अपने बहुत लंबा समय है और उसमें केवल मैं निश्चित शब्द दूंगा आपको जो इसके साथ आपको लिखने होंगे। मेंस के लिए जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज आती है हमारी डेमोक्रेटिक। याद है आपको? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये क्रम इसका याद रखना। पीसीएस में तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, और वहां इधर उधर करके देते हैं। विशेष रूप से कंफ्यूजन होता है 3S में। ये बता दिया था, मैं नहीं समझता बहुत बताने की जरूरत है। इसी क्रम को याद रखना, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, सीधे सीधे सीक्वेंस 4 बिगाड़ करके देंगे, 1 सही दे देंगे। तो यहां देखें, इस चीज को हमें देखना है, हम भारत को इस रूप में बनाना चाहते हैं। ये हमारी विशेषताएं हैं जो हम अपने देश में देखना चाहते हैं। लेकिन इन विशेषताओं को देने के लिए, विशेष रूप से सोशलिस्टिक विचारधारा को या सेक्युलर को देने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यहां 3 शब्द ऐसे हैं जो ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, एक नीचे मिलेगा। अब इन दोनों की हम बात करें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। (1976) 77 से लागू हुआ। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए? यहां 2 हैं, एक नीचे की तरफ मिलेगा, इंटेग्रिटी। जब नीचे पहुंचेंगे ना, नीचे दिखाई देगा। तो 3 शब्द यहां याद करने के लिए लिख लो, इंटेग्रिटी और लिख लो, लेकिन यहां नहीं है। We have to consider that these 3 words have been incorporated by 42nd Constitutional Amendment in Indian Constitution. 42वें संविधान संशोधन में इन्हें जोड़ा गया। अब यहां प्रश्न आता है, क्या पहली बार सोशलिस्टिक विचारधारा 42वें संविधान संशोधन के बाद इनकॉर्पोरेट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में? जी बेटा, हाँ, फिर से बता रहा हूं, क्या 42वें संविधान संशोधन के बाद ही ये विचारधारा इसमें जोड़ी गई? सर, जोड़ी तो गई थी, पर पहले से थी। शाबाश। ये बातें सीधे तरह से बताई नहीं गई थी, पर थी ये बातें पहले से। ये एक्सप्लिसिट किया है, अभिव्यक्त किया है, ऊपर देखते ही पता लग जाए कि हमारी ये विशेषता है, ताकि पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ। आपको पता पढ़ के ही पता चले। कभी दावत खाने जाते हैं होटल में, सर वेन्यू आपको पूरा सिर्फ ये बता दें ये है। वेन्यू का कई तो दुकानों के नाम से पता लग जाता है। The same thing has been done here. भाई, हमारी जो दुकान है, हमारा जो देश है, वो विश्व में इस रूप में अभिव्यक्त हो, दिखाई दे, एक्सप्लिसिट हो। वी आर एक्सप्लिसिटिंग अवर टाइटल इन दिस नेम। देखिए, हमारी ये विशेषता हम ऊपर ही दिखा रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध शिव भोजनालय। शिव भोजनालय से लेगा, हाँ भाई, इसमें नॉन वेज नहीं होगा। आइए सर, आ जाओ। इनकी भी ड्यूटी ठीक है, रोजा लगा। नमस्कार, आपको बधाई हो पूरी तरह से। अरे सर, आपका प्यार है, बधाई आपको ही है। बैठ जा भाई। यहां देख रहे हैं
सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके साथ साथ अब इन्हें प्राप्त करने के लिए कोई माध्यम होने चाहिए। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम अपने सिटीजन्स को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। किन्हें? टू आवर सिटीजन्स। अब ये प्री का क्वेश्चन है कि ये लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस ये किसे दिए गए? 4 चीजें। सिटीजन्स, ये शब्द याद रखना, ओनली टू द सिटीजन्स। अपने नागरिकों हम क्या प्रदान करते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं, इक्वलिटी, और लास्ट में एक चीज और बच जाती है, फ्रेटर्निटी। से इससे याद कर लेना पूरी तरह। यहां पर ये जो 3 चीजें हैं ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली, नोट कर लेना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तीनों चीजें हमने जस्टिस लिया। अब यदि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अंदर अंदर या तो टूट जाएगा या आंदोलन कर देगा। आंदोलन का अंतिम स्थिति क्या होती है? विद्रोह। सरकार उसे विद्रोह कहती है, करने वाले से क्रांति कहते हैं। पहली करने जाना होगा तो सर अभी ठीक। हाँ जी, क्लियर है? मैं समझता हूं। विद्रोह कौन कहता है? सरकार उसे विद्रोह कहती है। एक ही चीज है, चश्मे अलग अलग, देखने का ढंग अलग अलग है। जैसा चश्मा लगा लोगे, जिस पार्टी में बैठोगे, उस चीज को वही कहना शुरू कर देंगे। इसलिए एक झगड़ा रहा। अंग्रेज हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को मीट नहीं कहते, म्यूटनी, गदर। लेकिन हम स्वतंत्रता संग्राम चीज एक है, घटना एक घटी, लोग मरे वो भी उतने ही मरे, सैनिक मरे वो भी उतने मरे, लेकिन हम उससे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो देखने के नजरिए के ऊपर है, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है। तो यहां सभी को यह चीज मिल सके। अब अगर कहीं किसी देश में जस्टिस नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, तो क्या होगा? विद्रोह हो सकता है, और ये खूनी विद्रोह में बदल सकता है, तख्ता पलट हो सकता है। खूनी विद्रोह के माध्यम से तख्ता पलट करने के बजाय अगर हम डेमोक्रेटिक ढंग से तख्ता बदले तो क्या अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने क्या अपनाया? डेमोक्रेटिक सिस्टम। दैट वाज द ओनली थिंग। और इन सब चीजों, सोशलिस्टिक विचारधारा तब तक नहीं आएगी जब तक कि जस्टिस ना हो। सीधा कनेक्शन है जस्टिस का सोशलिस्ट और सेकुलर से। सेकुलर और सोशलिस्ट उसी जगह होंगे जब जस्टिस होगा। इसीलिए जस्टिस 3 तरह का दिया गया। कौन कौन सा था? सोशलिस्टिक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इस पर व्याख्यान अलग होगा। सोशल जस्टिस अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए, इस लक्ष्य को प्रदान करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सच डायरेक्शंस, आर सच प्रिंसिपल्स व्हिच हैव बीन give the guideline to the state
to obtain and to achieve. That is the end to be achieved with the help of fundamental rights. तो एक कनेक्टिविटी है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और कई बार एक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन ट्राइंगल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन? सब नोट कर लेना। स्वर्णिम त्रिभुज, निम्न में से कौन संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज बनाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग provides golden triangle of Indian Constitution? उसका आंसर है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। याद रखना, ये गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा गया? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब प्रीएम्बल तो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों कहा गया ये? क्योंकि प्रीएम्बल हमारे लिए निर्धारित करता है उन लक्ष्यों को, उनके लिए डायरेक्शन दिए गए, टाइम टेबल बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो पॉलिसी निर्धारित होंगी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए माध्यम क्या होगा, मीन्स क्या होगा? दैट विल बी फंडामेंटल राइट। यहां जस्टिस की जब हम बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इस अलग रखना, गलत नहीं। पॉलिटिकल जस्टिस कब मिलेगा, सोशल जस्टिस कब मिलेगा? जब समाज के जितने वर्ग हैं उनको समान स्तर पर रखा जाए, असमान के बीच समानता ना हो। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए, जस्टिस को प्राप्त करने के लिए, यहां पर एक विशेष सामाजिक, एक तरह से सोशल जस्टिस हो गया, जस्टिस ना रहकर ये पूरा सोशल जस्टिस है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3-4 चीजें आ जाती हैं। सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा? इसके लिए पूरा खंड दिया है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, पूरा खंड। स्तर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी समाप्त हो, सब वर्ग के सभी लोग समान स्तर पर रहे। कितना अच्छा लग रहा है। और एक चीज मैं बता दूं, ये राज की बात है, ये एक्सप्लिसिट हो रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में सिंस द वेरी बिगनिंग संदेश दिए गए हैं समय समय पर, लेकिन हमने पहचाना नहीं। आपके यहां पर घरों में आपके बुजुर्ग जो हैं या आपकी दादी जो हैं, कुछ घरों में रामायण पढ़ती होंगी। आपने भी पढ़ी है कभी? कोरोना पीरियड के दौरान वो तो देखी होगी रामायण, वो भी नहीं देखी। भैया हमें उस समय का याद है जब वो पहली बार आई थी शहर में, संडे वाले दिन, सप्ताह में एक दिन आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब इन ग्रंथों को पढ़ें, धर्म ग्रंथ नहीं है, जीवन ग्रंथ है। इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ठीक है, रामचंद्र जी थे, भगवान जी थे, हम भी घंटे बजा देते हैं, लोग बागी जाकर नाक रगड़ देते हैं, लेकिन भगवान जी ने कहा क्या था? उनके नाम के साथ जुड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और यदि हम उनके नाम पर उद्दंडता करते हैं तो हाउ इट इज एक्सेप्टेबल? सोचने की बात है। हमने रामायण पढ़ी पिछले समय में, अब तो मैं नहीं कह सकता, पिछले समय में हमारे यहां पर वर्ग विभेद बहुत भयंकर था, जाति प्रथा भयंकर स्थिति में थी। अब भी कुछ लोगों में, रंगों में है। हम रामायण पढ़ते, पूरा भिलनी का कहानी पढ़ ली पूरी, लेकिन जब नंबर आया किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने का जो वर्ण व्यवस्था में नीचे है, तो हम उस रामायण को भूल जाते हैं। रामचंद्र जी ने तो बहुत पहले कह दिया। उसी चीज को हमने सोशलिस्टिक विचारधारा के अंतर्गत यहां डाला, स्टेटस की समानता।
एक तरह से सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम वहीं से ले रहे हैं, अपने प्राचीन ग्रंथों से। और रामायण का जो मूल स्वरूप है, रामायण का कह रहा हूं, भारतीय संविधान का, उसमें जितने हमारे हिस्टोरिकल चीजें हैं उन सब की पिक्चराइजेशन की गई है। और किसने पिक्चराइजेशन की है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। उस पर जो पिक्चर बनी है, प्रिंट बनी है, वो एक बहुत अच्छा कलाकार है, मालूम है ना। यह आपके लिए होमवर्क है। गूगल प्रयोग करते हो? क्या देखते हो उस पर, अगर ये भी नहीं देखा तो? वो बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा की गई ये कलाकृति है। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसे ढूंढना है ना। सारी चीज पकी पकाई क्यों लेंगे? बीच बीच में छोड़ता रहूंगा एक दो क्वेश्चन आपके लिए, जैसे आप देखें तो वो उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियां हैं। अभी पिछले दिनों आ रहा था टीवी में, यदि आप देखें, बल्कि ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आप देखें तो आपको जीके कलेक्ट करना है जगह जगह से, तो हम देते हैं कि ये चीज, लेकिन ये मीन्स है। मीन्स का मतलब माध्यम, किसे प्राप्त करना है? आर्टिकल 38 एंड 39, और 39 के बाद 39A एंड B। जब हम 39A और B की बात करते हैं या 39 की बात करते हैं, समाज में सबके लिए समान स्तर पर जितने रिसोर्सेज हैं, मात्र 3-4 खंड दिए 39 के अंतर्गत ABC करके, उस तरह से बताऊं मैं। तो उसमें कहा है कि पढ़ेंगे जब वहां पहुंचेंगे, तो उसमें कहा है कि सबके लिए क्या दिया जाए, जितने हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे संसाधन हैं, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और पर्टिकुलर केस पे एक में कहा, उस समय बताया केस ज्यादा याद नहीं करना, जो जरूरी है वो कराएंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल केक, ये शब्द प्रयोग किए गए। समान वितरण होना चाहिए। कब होगा? जब जस्टिस कब होगा? जब इक्वलिटी होगी। इक्वलिटी किस चीज की? अब इसका मतलब जस्टिस बिना इक्वलिटी के नहीं हो सकता। बोथ हैव द कनेक्टिविटी, इनके बीच में तो ऐसा लगता है पहले से ये मिले हुए हैं। जस्टिस बिना इक्वलिटी के नहीं हो सकता। और इक्वलिटी कहां दिया गया है? फिर यही आगे जस्टिस के साथ हम देखते हैं, ये इक्वलिटी की तो चीज है। देखो ये कनेक्टिविटी आ गई, 14 में इक्वलिटी बताया। बिना इसके जस्टिस नहीं मिलेगा, इसलिए तीनों चीजें मिल जाती हैं। यहां जरूर एक चीज में देना चाहूंगा, लिबर्टी किस किस चीज की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है जी। विचार का मतलब है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। और ये भी क्रम पूछा गया है प्रीलिम्स में। Thought, expression, belief, faith and worship। ये इसी क्रम में याद रख लेना। भाई साहब यहां वर्शिप की बात कर रहे, सेकुलरिज्म याद है दिया। ये तो पहले से ही था, फिर सेकुलरिज्म की क्या जरूरत थी? सबको अपनी अनुसार आस्था रखने का, विश्वास रखने का, पूजा करने का, किस ढंग से, किस पद्धति से हम पूजा करें, उसकी सबको स्वतंत्रता हो। अगर ये स्वतंत्रता मिलेगी तो सेकुलर तो देश होगा ही। उस सेकुलर टारगेट को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, हम किसी की पूजा पाठ में, किसी अन्य चीजों में बाधा न डालें, सबकी अपनी स्वतंत्रता हो। जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रिलीजन है, उन्हें मानने की सबको संपूर्ण रूप से, पृथक, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो। लेकिन क्या है स्वतंत्रता?
अनलिमिटेड हो सकती है। इस स्वतंत्रता के लिए हम आर्टिकल 19 को याद करेंगे, और आर्टिकल 19 पर जो रेस्ट्रिक्शन लगती है क्लोज 2 से 6 तक, उन्हें इसके साथ रखते चलेंगे। यहीं पर जब हम देख रहे हैं, यहां लिखो आर्टिकल 19 क्लोज 1 में स्वतंत्रताएं दी गई है, फ्रीडम दी गई है, और ये फ्रीडम कहीं ना कहीं इस चीज को हमें देती है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की स्वतंत्रता। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ये आर्टिकल 19 से 6 तक दिए गए, क्लोज 2 से क्लोज 6 तक। व्यक्तियों के स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन्हें नियंत्रित कर सकती है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 25-26 कहता है कि सरकार को किसी धार्मिक चीजों के साथ जुड़ करके उसके जितने सेकुलर पार्ट हैं उसे नियंत्रित करने की स्वतंत्रता है। कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिन्हें हम कह सकते हैं लॉ ऑर्डर के लिए जरूरी है? कभी कुछ लोग वैष्णो देवी गए हैं, मक्का मदीना भी गए होंगे, कोई गए, वो हज पर गए कोई आप में से? आपके घर में से तो गया ही होगा कोई। जब वो जाते हैं उससे पहले उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? ये उसके साथ जुड़ी हुई सेकुलर एक्टिविटी है, और ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है। आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त। इट इज टोटली कनेक्टेड विद आर्टिकल 21। फ्रीडम है, बहुत अच्छी बात। मैं कहता हूं जी कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा और वहीं जाकर के गोला वहीं फोड़ूंगा देवी जी के पैरों में। आज तक मैं नहीं समझता कोई फोड़ पाया होगा। तो मेरी धार्मिक भावना आहत हो जानी चाहिए। भाई साहब, हमारे धर्म ग्रंथों में तो लिखा है देवी जी को वहीं जाकर के फोड़ो और फिर सबको प्रसाद बांटो। हमें तो वो पुलिस वाला, भाई चल लाइन में लग, ए ला पकड़ा इधर चल, वो भाई देवी जी का दया ले रहा है। तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेकुलर है? कैसे हमें लिबर्टी अपनी मर्जी से पूजा करनी? मेरे तो मन पूजा कर रहा है, वहीं जाके करूंगा मैं तो। इसके पीछे क्या है? सेकुलर एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। एक बार क्या हुआ, देखो बड़े इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ें। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा, एक वहां पर अंडे बेचने वाला था। उसने कहा जी अंडे तो हम यही बेचते हैं, हमारा व्यवसाय का मामला। आर्टिकल 19 में दिया हमें व्यवसाय। आर्टिकल 19 के सब क्लोज 1(6) में कहा है हर व्यक्ति को अपने पसंद के व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसके अंतर्गत यह स्वतंत्रता नहीं। मैं वकील हूं, कोरोना पीरियड में काम नहीं चला, हमने देखा मजा तो बस मेडिकल प्रोफेशन का है। अब वो तो मेरे बस की नहीं था कि मैं साइंस की सारी दवाई याद करता। 5-7 मीठी गोली सी रखी, सीसी रखी, और शाम को शटर खुला, दुकान लगा दी। किसकी? होम्योपैथी। पुलिस आई, लाइसेंस का है, कैसा लाइसेंस? मुझे आर्टिकल 19 सब क्लोज 1(6) में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन दिखा बकायदा। सब क्लोज 1(g) में अपनी पसंद का व्यापार करने की सोच मैं करता हूं। आप में से पुलिस वाला कौन बनना चाहता है? एसएसपी। पीछे में से तो बनना चाहते हैं, सब बिना बात क्वेश्चन होगा, फायदा क्या, हम तो नीचे रखो। चलो मैं आपको बनाता हूं एसएसपी। पीछे जो पहने हुए हैं, पहने तो सभी है, ये व्हाइट शर्ट वाले, नाम तो नहीं पता, ये दिक्कत। आप एसएसपी हैं। दरोगा जी ने सल्यूट करके कहा सर वो तो वहां दुकान खोले बैठा है मीठी गोली की और कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, आप क्या कहोगे? आपसे कह रहा हूं, पीछे मत देखो। आप उसे क्या कहोगे? हाँ, फिर से सुन लें। मैं आपको एसएसपी के रूप में देखना चाहता हूं। नाउ यू हैव टू कन्विंस दैट पर्टिकुलर पर्सन टू नॉट टू डू दैट पर्टिकुलर बिजनेस। हाँ, हिंदी में बताओ।
मैं उससे कहता हूं, पुलिस वाला गया आपके यहां से, सब जगह आपने कहा कि भाई देखो कोई गलत ढंग से लोगों को दवाई वगैरह तो नहीं दे रहा। वो गया, अब वो वकील था क्योंकि मेरे जैसा था, समझ लो मैं ही था। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया, देखो इसमें लिखा है आर्टिकल 16 नहीं आर्टिकल 19 क्लोज 1 का जी, उसमें लिखा है एवरी सिटीजन एवरी पर्सन हैज द राइट टू डू देयर वर्क एट देयर चॉइस। अपना व्यापार अपनी मर्जी से कर सकता है, अपने पसंद का व्यापार कहीं भी। मैं देखो जी ये लिख रखा है, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहा हूं। अब थानेदार ने आपको कहा जाकर सर वो तो ये कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर मैं नहीं। आप क्या कहेंगे? अमिताभ बच्चन वाला आंसर नहीं देना जैसा अमिताभ बच्चन पिक्चरों में होता था। आपने पिछली पिक्चरें देखी हो अगर, पूरे ऐसा लगता था बॉम्बे में अकेला ये इंस्पेक्टर है। हाँ जी बता दो। चलो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे बढ़ो। कोई प्रोविजन दिखाओगे या वैसे ही भाषण देके भेज दोगे? नहीं सर, प्रोविजन दिखाया जाएगा। कौन सा प्रोविजन दिखाओगे, बस वो पूछना मुझे तो। नहीं आर्टिकल 21 नहीं, आर्टिकल 21 से पहले 19 में ही है। आर्टिकल 19 सब क्लोज 6 दिखा देना उसे, है ना। और जो भी इस बच्चे ने कहा 21, बिल्कुल ये इसीलिए है कि 21 में जीवन जीने का अधिकार है। नहीं 19 के अंतर्गत 19 क्लोज 6 है, जो व्यापार वाणिज्य पर रोक लगाता है, स्वास्थ्य और ये उस सब को देखते हुए, कानून व्यवस्था इन सब को देखते हुए। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 के ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। आर्टिकल 21, बैठ जाओ बेटा। आर्टिकल, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार, बहुत बढ़िया साहब भाषण। शुभकामना आपके लिए ये है कि आप IPS अधिकारी बनो, बढ़िया मजा आ जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अनुसार जब तक नहीं होगा बड़े परेशानी रहती है। हाँ तो यहाँ अब ये आप नहीं भूलोगे क्लोज 6 मैंने लिखा हुआ 6 यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा होगा इतनी दूर से। अगर दिखाई ना दे तो एक काम कर लिया करो, अपने मोबाइल को वो खोल करके तो बोर्ड दिखाई दे जाएगा, उससे देख लिया करो बड़ा करके। हाँ तो यहाँ हम देखते हैं, ये चीजें हम देखते हैं। असल बात है मैं चार्ट इसीलिए नहीं बना चाह रहा, मैं खो जाता हूँ इसमें, अंदर किस तरह का वर्ड हो तो आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि अधिकतर लोगों ने ऑनलाइन क्लास में कम लोग थे, इसीलिए जरूरी हो जाता है, हमारी नैतिक दायित्व है कि सब तक चीजें पहुंचे। तो ये हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जस्टिस लिबर्टी। एक एक शब्द का इतना अर्थ है, कई कई घंटे तक भी वो शब्द खत्म नहीं होता अगर सचमुच पढ़ना शुरू करें। लेकिन मैं केवल बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, जिसके बिना तो बात हो ही नहीं सकती। तो इनके ये शब्द याद रखना और इनकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि प्रियम्बल किस तरह से काम करती है मैं इस चार्ट में वो भी दे रहा हूं। उस वाले चार्ट में नहीं था वो, आज जो मैं दे रहा हूं ये उस चार्ट में नहीं था, पिछले वाले में। यहां मैं जोड़ रहा हूं कि कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ, कि हम प्रियम्बल को लागू कैसे करेंगे, प्रियम्बल चलाने के लिए हमारे पास मशीनरी क्या है और कौन कौन से आर्टिकल कहां कनेक्ट होते हैं। और लास्ट में हम तीसरी चीज आते हैं, इक्वलिटी। किस चीज की? दो चीजों की इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की समान, स्तर और अवसर, हिंदी में लिख देना, स्तर और अवसर की समानता। जब तक ये इक्वलिटी नहीं मिलेगी, अब उस स्तर की समानता तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि जो समाज में दबे कुचले पिछड़े हैं उन्हें उन लोगों के बराबर ले आए, अपलिफ्ट कर दें जो पहले से मजबूत है।
रिजर्वेशन उसके लिए रास्ता बनाएंगे, जिससे कि अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जिनके पास संसाधन नहीं है बड़े बड़े कोचिंग में जाने के लिए, ये आपकी जो योजना अभ्युदय योजना, दैट इज द गुड एग्जाम्पल टू कीप अप द स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी। सबको बराबर, भाई हम पैदा हुए हैं भारत में, बिल्कुल स्वस्थ है, माइंड बढ़िया है, तो हमें क्यों ना आईएएस में बैठने के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। और क्या ये बराबर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है? एक व्यक्ति तो 3 कोचिंग सेंटर में पैसे देकर के पढ़ रहा है, हमारे पास संसाधन कम है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी का क्या होगा? तो निश्चित रूप से योजना बेस्ट है, चलती रहनी चाहिए, जिससे जो है बच्चों का भला हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट अंडर, जो हमने पार्ट 4 में देखा, पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी वजह से यार लक्ष्य यहां है, उसे प्राप्त करने के लिए डायरेक्शन वहां दिए तो बड़ी दूर दूर कर रखे हैं, और उन्हें प्राप्त करने की मशीनरी पार्ट 3rd में रख दी। तो ये कनेक्टिविटी हमें देखनी है। इसीलिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये स्टेट अपॉर्चुनिटी की बराबर समानता देने के लिए 21A आ गया। आर्टिकल 21 ने कहा कि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि वो फ्री एजुकेशन प्राप्त करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था ना, देखो आपने कभी महसूस नहीं करा होगा इस नजर से, इसे मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो विस्तृत रूप से आर्टिकल 21 में कहा था। सरकार उससे डर गई, उन्नी कृष्णन वाले केस में कह दिया कि जो है एवरी पर्सन हैज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 टू गेट द एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीना है, और बिना एजुकेशन के गरिमापूर्ण जीवन जी ले, ये तो मैं नहीं समझता संभव है। इस तरह से इंटरप्रिटेशन दिया, अब सरकार के कान खड़े हुए, भैया रेट इतनी आ जाएंगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। देखो मेरी नजर से देखना 21A को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन के केस में यह नहीं कहा था कि सोच समझ करके एजुकेशन दे, उसने कहा सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। तो मेरिट ला सकता था कि जी आर्टिकल 21 में इस केस में कहा मुझे एजुकेशन के लिए सरकार फ्री एजुकेशन दे, कंपल्सरी एजुकेशन दे। 21A में धीरे से उन्होंने लिख दिया एज पर द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। राज्य अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने रिसोर्सेज के अनुसार व्यवस्था कर सकती है, करेगी। इसका मतलब जो अधिकार उन्नी कृष्णन के केस में पूरी तरह से दिया था उसे यहां लिमिटेड कर दिया गया। कहने के लिए सरकार ने इलेक्शन के दौरान मांगा होगा, देखो हमने सबको कंपल्सरी एजुकेशन देने की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी। भाई साहब ये तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसे आप अधिकार को कम कर दिया। कहने के लिए कहा जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो आप यही कहेंगे फंडामेंटल राइट 21A कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन है भी, लेकिन उसे रेगुलराइज कर दिया कि अपनी आवश्यकता अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम कहां से देंगे, हमारे पास स्कूल खोलने के साधन नहीं है तो एकदम थोड़े दे देंगे। इसलिए 21A उसके साथ जोड़ दिएगा, वो बाद की बात है। यहां स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था दी गई, सबको बराबर अवसर मिले, और इसके लिए रिजर्वेशन की स्थिति रखी गई। अब इसका बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, आर्टिकल 14 के साथ तो दूंगा ही, और इस चीज के साथ भी इक्वलिटी क्योंकि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की है। यहां पर हमने कहा किसी के बीच में असमानता नहीं की जाएगी, किस जाति, धर्म, लिंग, भेद के आधार पर 4-5 चीजें दी, जब वहां पढ़ेंगे तो उसे देंगे। 15 में दिया, विभेद नहीं किया जाएगा, सब समान होंगे। लेकिन उसका क्लोज 4 कहता है कि राज्य किसी ऐसे वर्ग को, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर है, SC ST है, उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो आरक्षण को एक टूल के रूप में माना
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ए सोसाइटी, एक समाज को ऊपर उठाने के लिए जो कि कैसी स्थिति में था, बिल्कुल नीचे था। तो अब यहां हमें ध्यान रखना है ये मिलना किसे चाहिए, रिजर्वेशन। इस पर बात करेंगे, रिजर्वेशन का एक पूरा अलग चैप्टर हम रखेंगे। फिलहाल यहां हम आगे बढ़ते हैं तो ये हम देखें, और एक फ्रेटर्निटी आ गया, फ्रेटर्निटी अमॉन्ग ऑल द सिटीजन्स, जो क्या प्रदान करेंगे, यहां हम देखते हैं स्पेशली दो चीजें यहां हमारी इसके साथ रहती है, इंटेग्रिटी फॉर द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, भ्रातृत्व को प्रदान करने के लिए यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। यूनिटी पहले से था, इंटेग्रिटी और जोड़ दिया, एकता और अखंडता, अखंडता बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ऐसा लग सकता था कि किसी कारण से कोई ये कहने लगे कि हम तो अलग राज्य बनाएंगे, राज्य नहीं बनाएंगे, भारत से स्वतंत्र कर दो। ऐसी स्थिति की छूट भारत में नहीं दी गई, इसलिए संदेश देता है कि हम अविच्छिन्न रूप से इकट्ठे हैं, अलग नहीं होंगे। इंटेग्रिटी शब्द इस चीज को इंडिकेट करता है, इसलिए इंडिकेट करते हुए इंटेग्रिटी को यहां दिया गया। तो बेसिक था। अब इसके नीचे की तरफ जो है, ऊपर से जुड़ता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट, इनएक्ट, और तीसरा एक और शब्द है गिव अवरसेल्व्स ऑन सच सच डेट। वो डेट प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, 26। उस दिन कोई हम, वाह होशियार है बच्चे, लॉ डे मनाते हैं उस दिन, कॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन। तो याद रखना लॉ डे कब मनाया जाता है, उस पर हम देख सकते हैं। तो ये तो हमारी प्रीएम्बल है, लेकिन अब इसके साथ कुछ हमारे शब्द हैं जिन्हें हम देखना चाहेंगे, उनमें कुछ नोट कराना चाहूंगा। ये तो हो गया, ये तो आपके पास आ गया होगा संभवतः, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम देखेंगे, किसी इधर कर मैं कर कोई बात नहीं, हो जाएगा। अपनी व्यवस्था के अनुसार बता दें मुझे टाइम कैसा है, मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी व्यवस्था मुझे बता देना कि अब ये इस तरह से करना, उसी तरह से करना है जी। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से मैं कुछ फैक्ट और केसेस के माध्यम से आपको कुछ देना चाहूंगा। यहां जो हमने कुछ शब्द लिखे हैं वो स्पष्ट होने आवश्यक है। सबसे पहला संप्रभुता। When we are considering संप्रभुता, we find sovereignty, और एक केस डालते हैं जिसमें सोवरेनिटी को स्पष्ट किया, उसकी लैंग्वेज में लिखा है। कई बार पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी, तो उस केस के साथ आप देंगे तो बेहतर होगा। महत्वपूर्ण केस याद कर लेना, सोवरेनिटी के साथ हमेशा जोड़ देना। चरणलाल साहू, चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चरणलाल साहू नोट कर लें, हिंदी इंग्लिश में कैसी कर लें, नाम तो हिंदी इंग्लिश एक ही है। चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, जो लॉ से कनेक्टेड बच्चे ने उनके लिए दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा पता नहीं क्या लिखाने लगे, लेकिन आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में भी सीधे कनेक्टेड केस पूछे जाते हैं, और सीधा यह पूछा जाता है कि सोवरेनिटी किस केस में डिफाइन की गई, बताते हैं। AIR 1990, 1990, बस 1990 में लिख लो तो काम चल जाएगा आपके। AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर होता है, जनरल होता है। केस का नाम कर रहा हूं मैं, चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। AIR 1990, सुप्रीम कोर्ट। पेज वेज छोड़ो, पेज कोई नहीं पूछ रहा आपसे। यहां 2 पॉइंट मैं लिखाना चाहूंगा। सोवरेनिटी लाइज, पहला पॉइंट लिख लें जो इस केस के माध्यम से है। हिंदी में भी लिखाऊंगा, चिंता मत करें, लेकिन जो हिंदी वाले बैठे मत इंग्लिश में लिख लें, भले हिंदी में इंग्लिश लिख लो।
भाई जब IAS अधिकारी ना तो कहाँ ट्रांसफर मिल जाए, तो उस स्थिति में कोई इंग्लिश में आके देने लगा एप्लीकेशन तो परेशानी होगी। तो हिंदी वाले बिल्कुल हिंदीवादी ना रहे, थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख, और इंग्लिश वाले बिल्कुल अंग्रेजी ना रहे तो हिंदी भी सीखें। मेरा मानना ये, जब मुझे बड़ा तरस आता है जब कोई बच्चा आके सर आई डोंट नो हिंदी, भाई बस वो हिंदी में कहते हैं, उनका भाई साहब हिंदी में कैसे बोल रहे हैं जब हिंदी नहीं जानते? क्योंकि हम अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए, काबिलियत इंग्लिश की भी है हिंदी की भी है, दोनों को बराबर स्तर पर रख करके चलो। ये हो सकता है थोड़ा पेन लेना पड़े, और IAS बनना, PCS बनना कोई ऐसे ही थोड़ी, चपटासी थोड़ी बना, उसके लिए तो पेन लेना ही है मान करके चले। जब आपने संकल्प किया है और उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत कर ली, नोट कर लें, हिंदी में भी लिखाऊंगा। इट लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी की बात, संप्रभुता नंबर 1 लिख लें हिंदी में, इट लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। मतलब हमने ऊपर कहा कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम भारत के लोग हैं, अपने आप काम करेंगे, इसीलिए हम अपने संविधान को अपने आप ही बनाते हैं। अब ये मैंने जब आपको चार्ट दिया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो गांधी जी ने ये आंदोलन करा था। अंग्रेजों ने कहा हम एक कमेटी बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते हैं, अंग्रेज जाएंगे वो बनाएंगे। 1920 में गांधी जी ने कहा हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बनाएंगे, तुम कौन हो? और कौन बनाएगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए यहां कहते हैं कि सोवरेनिटी, संप्रभुता, संप्रभुता समझ रही ना, हम अपना निर्णय अपने आप लेंगे। कौन लेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए हमने डिक्टेट कर दिया वी द पीपल। इट मींस वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज द डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद सोवरेनिटी। संप्रभुता के साथ हम भारत के लोग का सीधा कनेक्शन है। हिंदी में आ गया? मतलब हम भारत के लोग के साथ संप्रभुता जुड़ी है। नंबर 2, sovereignty means, sovereignty includes that, our decisions and the decisions and enactments shall not be subject to foreign power. Subject to, SUBJECT, subject to foreign power. हिंदी में भी लिखा हूं, ये आपकी हिंदी इंग्लिश की भी ट्रांसलेशन की भी क्लास है मान। संप्रभुता का तात्पर्य किसी विदेशी या बाह्य शक्ति के अध्ययन न होना है। सब्जेक्ट का मतलब है अध्ययन, सब्जेक्ट टू अध्ययन, उसके अध्ययन नहीं है, उनके निर्णय से आबद्ध नहीं है। और लास्ट में अंतिम करते हुए चरणलाल में यह तय किया था कि 3 पॉइंट अगर हमारे हैं तो हम सोवरेन है। इक्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है इसके। स्टेट इज फ्री, इसकी वजह सोवरेनिटी की वजह से स्टेट इज फ्री टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। State is free to legislate on any subject in conformity, CONFERMITY, conformity। कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, शर्म मत करना। भाई विदेशी लैंग्वेज नहीं आती, क्या दिक्कत है? अगर हम तो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए कभी भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैं सोचूं मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो सर डांटेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्टेट इज फ्री टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन कंफर्मिटी टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस।
7 शेड्यूल की बात कर रहा है। राज्य संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए उसके अनुपालन में किसी विषय पर विधि निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। यह सोवरेनिटी का लक्षण, विधि निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इन दो चीजों से पता लगता है, ये इफेक्ट भी है, ये लक्षण भी है कि हमारा देश सोवरेन है। हाँ, अमेरिका के कहे अनुसार कानून नहीं बनाए, बस मैं इतना रख दूं, ठीक है। अब आज का विशेष अवसर है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिल रहा है आपके सामने। वो लाइव नहीं किया था।